बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं बड़ा होकर अपने देश के लिए कुछ करूं, इसलिए कुछ लोग इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस, लॉयर ऐसे प्रोफेशंस में जाकर देश की सेवा करने लगते हैं। लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की आती है तब हमारे सामने सबसे पहले 3 ऑप्शंस ही आते हैं: इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। अगर हमें देश की सुरक्षा में अपना योगदान देना है तो मुख्यतः इन्हीं 3 ऑप्शंस के जरिए हम अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एज ए ऑफिसर आर्म फोर्सेस में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है सीडीएस एग्जाम। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू हॉक फोर्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीडीएस एग्जाम क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें एज लिमिट कितना होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस क्या क्या है, सैलरी कितनी होती है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। एंड एज बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट मैं इस वीडियो के अंत में आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसकी मदद से आपको सीडीएस एग्जाम को क्रैक करना और भी आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीडीएस एग्जाम क्या है। सीडीएस का फुल फॉर्म है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। सीडीएस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एज ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। इस एग्जाम को यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जो कि नॉर्मली अप्रैल और सितंबर के मंथ में होता है। दोनों अटेम्प्ट्स को मिलाकर हर साल लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं और इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ही आईएमए देहरादून, आईएनए इजिमाला और एएफए तेलंगाना को ज्वाइन कर पाते हैं, जहां पे कांच के टुकड़ों को हीरो में बदला जाता है। अब हमने सीडीएस एग्जाम के बारे में तो देख लिया, लेकिन इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो अब हम देखने वाले हैं सीडीएस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा जिसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में देखकर सबको बता सकते हैं। इनमें से कौन सी एकेडमी सबसे पुरानी है? ऑप्शन ए इंडियन नेवल एकेडमी, ऑप्शन बी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑप्शन सी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और ऑप्शन डी एयरफोर्स एकेडमी। तो अब हम सीडीएस एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे। इसमें सबसे पहले नेशनलिटी क्राइटेरिया आता है, जिसके अकॉर्डिंग आप भारत, नेपाल और भूटान के नागरिक होने चाहिए। आगे अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो आपकी क्वालिफिकेशंस इस तरह होनी चाहिए। आईएमए के लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना इम्पोर्टेंट है। आईएनए के लिए आपके पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना इम्पोर्टेंट है। एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ 12th क्लास में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना इम्पोर्टेंट है। ओटीए के लिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना इम्पोर्टेंट है। अगर हम मैरिटल स्टेटस की बात करेंगे तो आईएमए के लिए अनमैरिड, आईएनए के लिए अनमैरिड, एयरफोर्स एकेडमी के लिए अनमैरिड और ओटीए के लिए फॉर मेन अनमैरिड, फॉर वुमेन अनमैरिड और इशूलेस डिवोर्सी या फिर इशूलेस विडो भी चल सकता है। इसके अलावा सीडीएस एग्जाम में एज लिमिट को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस तरह है। आईएमए के लिए 19 से 24 साल तक, एएफए के लिए 19 से 24 साल तक, आईएनए के लिए 19 से 24 साल तक और ओटीए के लिए 19 से 25 साल की आयु तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर हम सीडीएस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखेंगे तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट है रिटन एग्ज़ाम और सेकेंड पार्ट है एसएसबी इंटरव्यू, जिसे क्लियर करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आगे हम रिटन एग्जाम को और भी डिटेल्स में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें भी 3 अलग अलग एग्जाम्स होती है। तो सबसे पहले आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए 3 एग्जाम्स होती है। पहला इंग्लिश का पेपर, उसके बाद जनरल नॉलेज का और अंत में मैथ्स का। हर एग्जाम पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसे हमें 2 घंटों में कंप्लीट करना पड़ता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी शामिल है। इसके बाद अगर हम ओटीए के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे मैथ्स का पेपर नहीं होता, आपको सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज का पेपर देना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम दूसरे बड़े डिफरेंस की बात करेंगे तो ओटीए से पास आउट होने के बाद आप मैक्सिमम 10+4 ईयर्स की सर्विस कर सकते हैं। लेकिन आईएमए, आईएनए और एएफए से पास आउट होने के बाद आप लगभग उम्र के 60 साल तक सर्विस देकर रिटायर्ड हो सकते हैं और आप किसी भी सेना के सेकेंड हाईएस्ट रैंक को भी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक तक अपनी सेवा दे सकते हैं। अगर आप रिटन एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर करते हैं, उसके कुछ समय बाद ही आपको 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है और अंत में आपको मेडिकल और फिजिकल एग्जाम को भी क्वालिफाई करना पड़ता है। अब अंत में आपको एक और सवाल आएगा कि हमें अलग अलग रैंक पे सैलरी कितनी होती है। तो इसका भी जवाब आपको इस टेबल से पता चलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस रैंक पे क्या लेवल होती है और कितनी सैलरी होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था
इस वीडियो के अंत में आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप सीडीएस एग्जाम को और भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो रिटन एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हर एक टॉपिक की पढ़ाई करने के बाद आप उसको फिर से रिवाइज करो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। और एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस समय आप इन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते हैं तब अपने आसपास ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कि आप अपना बेस्ट देने के लिए रेडी हो चुके हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तब आप उसमें हर एक सवाल को लगभग 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें, सो दैट आप अपना पेपर टाइम पे खत्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। जनरल नॉलेज का पेपर क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी बुक के साथ ही बाकी पब्लिशर्स को भी रेफर करें, क्योंकि करंट एग्जाम पैटर्न और कंपटीशन को देखते हुए हम किसी एक बुक पर डिपेंड नहीं रह सकते। अगर हम एसएसबी इंटरव्यू की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं अगर आपको खुद का एग्जांपल दूं तो मैंने एसएसबी इंटरव्यू के दौरान यह नोटिस किया कि ज्यादातर कैंडिडेट्स का इंग्लिश कम्युनिकेशन बेस्ट होता है। आपको अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव करना ही पड़ेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। इसके अलावा आपके और कुछ डाउट्स है सीडीएस एग्जाम को लेकर तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।